हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक क्लोराइड के बारे में कल बताया गया था कि लायोफिलिक क्लोराइड में डीपी और डीएम को जस्ट तुम मिक्स कर दोगे तो बनकर तैयार हो जाता है, बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन लायोफोबिक क्लोराइड को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए स्पेशल मेथड चाहिए होता है। तो लायोफोबिक क्लोराइड को बनाने के लिए किन किन मेथड्स की ज़रूरत होती है वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग दे लो, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। दो तरीका होता है, एक फिजिकल मेथड होता है, दूसरा केमिकल मेथड होता है। अभी हम लोग फिजिकल मेथड देख रहे हैं। तो देखो, फिजिकल मेथड में तीन तरीके से फिजिकल मेथड से तुम बना सकते हो। पहला होता है बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये होता क्या है बच्चों, इसमें देखो करते क्या है कि सपोज करो पहले से ही कोई हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में अच्छे तरह से मिक्सड है, अच्छे से घुला हुआ है, और तुम्हें उसे एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो तुम करोगे क्या कि इस ट्रू सोल्यूशन को एक ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करोगे, एक ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करोगे जिस सॉल्वेंट में हमारा ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था, ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था, नए वाले सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन सॉल्वेंट जो है आपस में मिक्स कर जाएगा, दोनों मिक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे सल्फर होता है। सल्फर को जब तुम अल्कोहल में मिक्स करोगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन बनता है। सल्फर को अगर अल्कोहल में मिक्स कर दोगे तो ये जो है ये ट्रू सोल्यूशन है। अब हम करते क्या है कि इस ट्रू सोल्यूशन में पानी मिला दो, तो पानी और अल्कोहल तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मिक्सेबल होता है, लेकिन सल्फर जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता है। तो अब नया वाला जो सॉल्वेंट होगा वो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होगा, और उसमें जो सल्फर है वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि ट्रू सोल्यूशन को तुम उस सॉल्वेंट में मिलाओगे जिस सॉल्वेंट में हमारा सॉल्यूट तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया है? लिख लेना, व्हेन अ ट्रू सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ एन एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट। जब हम ट्रू सोल्यूशन को एक दूसरे सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, दूसरा सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में हो, जिसमें सॉल्यूट तो इनसॉल्युबल है, लेकिन दोनों सॉल्वेंट जो है वो मिक्सेबल रहना चाहिए, आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, तो वैसे केस में तुमको कोलॉइडल सोल मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल होता है फेनोल्फथालीन का। फेनोल्फथालीन जो है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे तो फेनोल्फथालीन जो है वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर में, है ना, कोलॉइडल सोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। फिजिकल मेथड हम पढ़ रहे हैं। फिजिकल मेथड में पहला क्या है, बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहा है अच्छे से, उसमें एक दूसरा सॉल्वेंट कुछ ऐसे मिला दो कि जो नया जो हमारा सॉल्यूट है वो नए वाले सॉल्वेंट में मिक्स होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, हो गया ये। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, एक्सेसिव कूलिंग का। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन है वाटर में, और तुमको एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना है जिसमें आइस जो है, आइस का जो पार्टिकल है वो डीपी हो जाए, डिस्पर्स्ड फेज, और मीडियम जो है वो क्लोरोफॉर्म हो जाए। क्लोरोफॉर्म खुद लिक्विड होता है। तो तुम पहले क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन ले लो। क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें CH Cl3 तो होगा ही, साथ साथ इसमें वाटर भी होगा, और इसका एक्सेसिव कूलिंग करा दो, बहुत ज़्यादा इसका कूलिंग करा दो। तो जब तुम कूलिंग कराओगे तो CH Cl3 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जैसे ही आइस में कन्वर्ट होगा, आइस जो है वो कोलॉइडल सोल हो जाएगा। किस में? तो क्लोरोफॉर्म में। ये क्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पे DM है, और ये जो आइस है यहाँ पे DP है। आ गया समझ में? पहला था एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा है एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, तीसरा है बाई कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट। कुछ सॉल्यूट बहुत ही वोलाटाइल होता है, तो अगर तुम्हें उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है किसी सॉल्वेंट में, तो तुम करो क्या कि वो जो भी सॉल्यूट है उसका वेपर ले लो पहले, और उसके वेपर को सॉल्वेंट में तुम पास करा दो। और सॉल्वेंट कैसा रहना चाहिए? ठंडा रहना चाहिए। अगर ठंडा सॉल्वेंट होगा तो जैसे तुम उसमें पास कराओगे वो कंडेंस कर जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल सल्फर चाहे मरकरी का जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना होता है पानी में, तो हम लोग करते क्या हैं कि सल्फर और मरकरी का वेपर लेते हैं, उस वेपर को पास कराते हैं कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये कंडेंस कर जाता है, और जैसे ही कंडेंस करता है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाता है। किस चीज़ का? सल्फर इन वाटर, ये आ जाएगा। चाहे मरकरी जो है वो वाटर में चला जाएगा। तो फिजिकल मेथड लायोफोबिक क्लोराइड को प्रिपेयर करने का 3 देखा आपने। सबसे पहला था एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, उसका एग्जांपल था कि सल्फर को अल्कोहल में रखो तो ट्रू सोल्यूशन है, और उसमें पानी एक्सेस मात्रा में ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे पानी और अल्कोहल आपस में मिक्स कर जाएगा, लेकिन सल्फर उसमें मिक्स नहीं करेगा और कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा।
दूसरा है हमारा एक्सेसिव कूलिंग का। एक्सेसिव कूलिंग का एग्जांपल हमने ये दिया कि क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन ले लो पानी के साथ और उसका एक्सेसिव कूलिंग करा दो। जैसे तुम उसका एक्सेसिव कूलिंग कराओगे, पानी जो है वो आइस के क्रिस्टल में चेंज कर जाएगा, और बिकॉज कि वो क्लोरोफॉर्म में है, चाहे किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ले सकते हो। तो वैसे केस में कोलाइडल सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया। तीसरा है वेपर को कंडेंस करा दो सॉल्वेंट में, है ना, जैसे सल्फर का वेपर है उसको वाटर में पास करा दो तो वाटर में जाएगा, सल्फर कंडेंस करेगा और हमें कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा सल्फर इन वाटर का। तो ये 3 तरीका फिजिकल मेथड हमने देख लिया लायोफोबिक क्लोराइड के प्रिपरेशन का। इसके आगे अभी हम देखेंगे केमिकल मेथड, तब तक तुम इसको नोट करो। देखो बच्चों, अभी हमने देखा था फिजिकल मेथड, है ना, अब हम केमिकल मेथड देखने जा रहे हैं। और एक और छोटी सी बात, ये जो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड हम देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों इस हेडिंग में डाल देना, कंडेंसेशन मेथड के अंदर ये दोनों आता है। कंडेंसेशन मेथड किसको बोलते हैं? याद करो, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड जो था, एटम चाहे मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत ही छोटा है और उसे हमें एग्रीगेट बनाना है, बड़े साइज़ का बनाना है ना, तो वहाँ पे काम आता था। तो इसी को हम जब इन दिस मेथड पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिकुलर साइज, है ना, पार्टिकल जो है एटॉमिक चाहे मॉलिकुलर साइज का यानी बहुत ही छोटा है, आर इंड्यूस्ड टू कंबाइन टू फॉर्म एग्रीगेट हैविंग कोलॉइडल डायमेंशन, है ना। तो कंडेंसेशन मेथड किसको बोलते हैं? कंडेंसेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें एटम चाहे मॉलिक्यूल जो कि बहुत छोटे साइज़ का है उसको एक साथ कंबाइन करा के हम जब उसका एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन कराने का 2 तरीका, एक फिजिकल मेथड जो कि हमने देख लिया, दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखो 4 मेथड है, केमिकल मेथड में टोटल 4 मेथड है। पहला होता है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि 2 कंपाउंड को हमने रिएक्ट कराया, दोनों का दोनों डिकम्पोज कर गया, इसलिए इसका नाम होता है डबल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रट जाना, AH2O3 जो कि वाटर में है उसे हमने H2S में मिलाया, ये भी वाटर में है, डबल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, देखो बन गया AH2S3। इसका जो सल्फर है यहाँ डिकम्पोज करके सल्फर यहाँ चला गया और इसका ऑक्सीजन यहाँ चला आया, तो AH2S3 आ गया वाटर में, तो वाटर यहाँ पे DM हो गया और AH2S3 का जो सोल है वो DP हो गया, कोलॉइडल सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका होता है ऑक्सीडेशन, नाम से ही क्लियर है इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तीसरा रिडक्शन होता है और चौथा होता है हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में SO2 एग्जाम्पल देख लो, SO2 का H2S से रिएक्शन कराएं तो देखो हुआ क्या, जो हमारा SO2 है वो चला गया सल्फर में, H2S जो है वो भी चला गया सल्फर में। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो सल्फर है ये -2 में है, -2 से 0 में चला गया, ठीक है, और सल्फर में चला गया, ये सल्फर दोनों एक साथ आ गया और H2O यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो सल्फर जब H2O में जाता है, तो ये एग्जाम्पल तो बार बार आ रहा है, सल्फर अगर H2O में जाता है तो यहाँ पे कोलॉइडल सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अगला H2S + Br2, इसमें क्या हो रहा है, H2S + Br2 में भी सल्फर का सोल बन रहा है और HBr एक्वस आ गया, है ना, तो सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है रिएक्शन करके HBr बना लिया, अभी समझ में आ गया। रिडक्शन में देखो क्या होता है, रिडक्शन से नॉर्मली गोल्ड सोल चाहे सिल्वर सोल का हम बनाते हैं। रिडक्शन में AuCl3 हम ले लिए और उसका किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा के हम उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लिए। जब गोल्ड में कन्वर्ट कर लिए, देखो वाटर पहले से था तो यहाँ भी सॉल्यूशन में मीडियम वाटर होगा, तो ये वाटर में गोल्ड सोल बन गया। वास्तव में ये हमारा DM नहीं है, यहाँ DM वाटर ही है, वाटर में गोल्ड सोल बन गया, ये सब अलग से सॉलिड बस उसमें पड़ा हुआ है। सिमिलरली इसमें भी यही हुआ, AuCl3 का SnCl2 से रिएक्शन कराएं तो ये तो चला गया SnCl4 में, लेकिन गोल्ड हमारा अलग हो गया, गोल्ड का सोल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो पहला था डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन, तीसरा हो गया रिडक्शन और चौथा हो गया हाइड्रोलिसिस का केस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि हम उस सॉल्यूट को पानी के साथ बॉयल करते हैं। जब पानी के साथ बॉयल करोगे तो नॉर्मली उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड जैसी बनेगा, वाटर में इनसॉल्युबल अगर होगा तो कोलॉइडल सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल FeCl3 का H2O के साथ हम बॉयल कराएं तो FeOH3 का सोल बना वाटर में, तो वाटर हमारा DM हो गया और ये सोल हो गया, ACl बस साथ में मौजूद है। AlCl3 को बिल्कुल उसी तरीके से पानी में बॉयल करोगे तो ये भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल बन के तैयार हो गया। तो आप लोग क्या देखें, फिजिकल मेथड हो गया था ऑलरेडी। केमिकल मेथड में 4 तरीका देखे, पहला डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, तीसरा रिडक्शन का और चौथा हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, नोट करो इसको। और ये दोनों का दोनों आता है किस में, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। ये किस चीज़ का मेथड है, तो ये कंडेंसेशन का मेथड है। कंडेंसेशन क्या होता है, छोटे एटम चाहे मॉलिक्यूल का एग्रीगेट तैयार करना कोलॉइडल साइज में को ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहला हमने देख लिया कंडेंसेशन, जिसमें छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल को जमा करके एग्रीगेट बनाने का तरीका था, वो फिजिकल और केमिकल मेथड, उसमें 2 देख लिए। दूसरा है डिस्पर्सन, ये उसका जस्ट उल्टा है।
इसमें बड़े साइज़ का पार्टिकल है, और अगर बड़े साइज़ का पार्टिकल सॉल्यूशन में होगा तो वो सस्पेंशन की तरह भी हेल्प करेगा। तो उस सस्पेंशन को, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसको छोटा करके हमें कोलॉइडल रेंज में लेकर आना है। इन दिस मेथड लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। आ गया समझ में? 4 तरीके से ये काम करते हैं। पहला तो बहुत आसान है, मैकेनिकल डिस्पर्सन, चाहे कोलॉइडल मिल जो होता है, ग्राइंडिंग का प्रक्रिया है ना, उसको ग्राइंड करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही छोटा पार्टिकल हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है। दूसरा समझो, दूसरा होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसमें क्या करते हैं कि सपोज करो तुमको वाटर में गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का सोल तैयार करना है, तो तुम करोगे क्या कि गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का तुम इलेक्ट्रोड ले लो, उसको वाटर में डिप करके जब हम बहुत ही हाई वोल्टेज यहाँ पे देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज से हमारा मेटल जो है वो हल्का सा वेपोराइज करेगा। जैसे ही मेटल वेपोराइज करेगा, बाहर में हमने आइस रख रखा है, ये आइस बाथ है, आइस बाथ। तो बाहर में जो आइस बाथ है उस वेपर को यहाँ H2O में ट्रैप कर देगा, उसको कंडेंस कर देगा। तो जो भी गोल्ड है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसका H2O में सोल बन के तैयार हो जाएगा। KOH को हमने क्यों लिया है? तो KOH यहाँ पे सॉल्यूशन को बस स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है ये। ध्यान रखना, KOH क्या है? स्टेबलाइजिंग एजेंट है। KOH इज यूज्ड एज स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्यों? याद करो, हमने बताया था लायोफोबिक कोलॉइड में कि वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए बाहर से कुछ कंपाउंड ऐड करा जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट, है ना। इसके बारे में, ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट रहता है ये अच्छा है कि ख़राब है, ये पता चलता है गोल्ड नंबर से, जो कि हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये आ गया समझ में? पहला कौन सा था? मैकेनिकल डिस्पर्सन, चाहे कोलॉइडल मिल, जिसमें ग्राइंडिंग करते हैं, कूट कर उसको छोटा कर लो, काम हो गया हमारा। दूसरा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसमें जिस मेटल का सोल तैयार करना होता है उसका इलेक्ट्रोड ले लो और हाई वोल्टेज दो, तो उसका वेपर बनेगा, आइस बात की वजह से वो कंडेंस कर जाएगा H2O में, और H2O में उसका सोल बन के तैयार हो गया। ठीक है। तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं? तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है उससे हायर फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ बोलते हैं, चाहे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में रिलेशन होता है, तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ हो गया उसको अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है, वेवलेंथ भी बोल सकता है। तो जब हम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं, सपोज करो सोल्यूशन में सस्पेंशन पड़ा है बड़े साइज़ का, हमें डिस्पर्सन कराना है, उसको छोटा करना है, तो बहुत ही हाई वेव का फ्रीक्वेंसी अगर हम भेजेंगे तो वो सस्पेंशन को, है ना, ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके उसको कोलॉइडल रेंज में लेकर चला आएगा। ठीक है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म सस्पेंशन लाइक ऑयल मरकरी इनटू कोलॉइडल रेंज। आ गया समझ में? ये लेटेस्ट तरीका होता है टू फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड्स फ्रॉम देयर सस्पेंशन। अगर मान लो सॉल्वेंट में मेटल ऑक्साइड चाहे मेटल सल्फाइड का सस्पेंशन पड़ा है, तो अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन लेटेस्ट तरीका होता है उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का। ठीक है। तो 3 समझ में आ गया। चौथा पेप्टाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके आगे देखेंगे। पहले ये 3 फिर से एक बार बात कर लेते हैं। पहला कौन सा है? कोलॉइडल मिल वाला है जिसमें ग्राइंडिंग करेंगे। दूसरा कौन सा है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। और तीसरा है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन मेथड, है ना। अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा हम डिस्पर्सन कराते हैं बड़े साइज़ के पार्टिकल का छोटे में, और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। नोट करो इसको, उसके बाद हम देखते हैं पेप्टाइजेशन। देखो बच्चों, पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन में होता क्या है कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है सॉल्यूशन में, और हमें उस प्रेसिपिटेट का कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो हम लोग करते क्या हैं कि उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के साथ एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि उससे रिएक्शन करके कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करके देते हैं। जो भी तुम इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम होता है पेप्टाइजिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। देख लो एक बार, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल बाय शेकिंग इट विथ DM, है ना, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम में अच्छे से मिक्स कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यही इलेक्ट्रोलाइट पेप्टाइजिंग एजेंट होता है, इस कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं हम, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो अगर हम इसको एक लाइन में दिखाएं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के साथ DM में शेक कर दिए अच्छे से, तो घटना घटा पेप्टाइजेशन का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सपोज करो तुम्हें FeOH3 का कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना है, तो सबसे पहले FeOH3 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ले लो,
और इसको मिक्स कर दो FeCl3 के साथ। जब तुम इसको FeCl3 के साथ मिक्स करोगे, इसको ऊपर वाला बच्चों नोट कर लेना, अभी हम मिटा कर समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, नोट कर लो, मिटा रहे हैं। तो जब तुम इसको FeCl3 के साथ मिक्स करोगे तो होता क्या है कि FeOH3 जो है उसके सरफेस पे Fe3+ जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है। जैसे मान लो ये FeOH3 है, तो इसके सरफेस पे Fe3+, 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 Fe3+ एडजॉर्ब हो जाएगा। और एडजॉर्ब होने के बाद ये चार्ज पार्टिकल बन गया, पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गया, तो ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर जाता है, इसका डिस्पर्सन हो जाता है कुछ इस तरह से। ऐसा ऐसा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आ गया और सबके ऊपर में Fe3+ जो है वो एडजॉर्ब है, ठीक है। तो होगा क्या, FeOH3 यहाँ से Fe3+ को एडजॉर्ब कर लिया, तो बन गया FeOH3 डॉट Fe3+, और साइड में अपना Cl- होगा जो कि बस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। FeOH3 3+ जो है इसका सोल तैयार हो गया इन वाटर, बन के हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो याद रखना इस चीज़ को, FeOH3 जो है वो पॉजिटिव सोल देता है, ठीक है, ये आगे थोड़ा सा काम आएगा। इसका और भी एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल इसका याद रखना, नोट कर लो, इसको मिटाते हैं अगला एग्जाम्पल देने के लिए। सपोज करो AH2S3 है, तो इसमें H2S को ऐड कर दो, ये हो गया पेप्टाइजिंग एजेंट, ये हो गया प्रेसिपिटेट। बिल्कुल इसी प्रकार से AH2S3 यहाँ से सल्फर को एडजॉर्ब करेगा, देख लेना कॉमन क्या आ रहा है, सल्फर कॉमन आ रहा है, सल्फर एडजॉर्ब करेगा H2-, ये बन गया नेगेटिव सोल तैयार हो गया। साइड में H+ बस पड़ा रहेगा, ये वाटर में सोल तैयार हुआ है। आया समझो बच्चों। और देखो AgCl, अगर तुम AgCl को AgNO3 के साथ मिक्स करते हो और अगर तुम AgCl को NaCl के साथ मिक्स करते हो तो बताओ क्या होगा। अगर AgCl को AgNO3 के साथ मिक्स करोगे तो ये सिल्वर को एडजॉर्ब करेगा और ये बना लेगा AgCl डॉट Ag+, ये हमारा सोल बन के तैयार हो गया, साइड में नाइट्रेट बचा हुआ है। लेकिन अगर तुम NaCl में मिक्स करोगे तब क्या होगा कि AgCl Cl- को एडजॉर्ब कर लेगा, Cl- एडजॉर्ब कर लिया, Na+ आ गया, सोल बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करने का एक और तरीका होता है, देखो AgNO3 में NaCl को मिक्स कर दिया गया, AgNO3 में NaCl को मिक्स करोगे तो बनेगा क्या, AgCl प्लस NaNO3 आएगा। अब अगर मान लो तुम AgNO3 को एक्सेस में लेते हो, चाहे तुम सोडियम क्लोराइड को एक्सेस में लेते हो, तो देखो कौन कौन सा सोल बनता है, ठीक है। AgNO3 सपोज करो हम इसको एक्सेस में ले लें AgNO3 को, तो अगर AgNO3 एक्सेस में लोगे तो AgCl बनेगा और ये AgCl AgNO3 का सिल्वर एडजॉर्ब करेगा और बना लेगा AgCl डॉट Ag+ का सोल, यानी पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाएगा। लेकिन वही अगर हम AgNO3 में NaCl को ऐड करें और NaCl को एक्सेस में लिया जाए, अगर NaCl को एक्सेस में लोगे तो प्रोडक्ट तो पहले तो वही बनेगा, AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। लेकिन बिकॉज कि तुमने NaCl को एक्सेस में लिया है तो NaCl का जो क्लोराइड आयन है वो जाकर इस पर एडजॉर्ब होगा, तो जैसे ही इस पर क्लोराइड आयन को एडजॉर्ब करोगे बन के तैयार हो जाएगा AgCl डॉट Cl डॉट, है ना, नेगेटिवली चार्ज सोल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना, किस नेचर का सोल बन रहा है ये पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, ठीक है। AH2S3 में H2S मिला है, सल्फर कॉमन था तो सल्फर एडजॉर्ब हुआ, नेगेटिवली चार्ज सोल बना। इसके पहले वाले में Fe3+ एडजॉर्ब हुआ था FeOH3 पे, तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बना था। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को मिक्स करोगे तो पहले AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और जिसको तुम एक्सेस लोगे उसके हिसाब से हमको सोल मिल जाएगा। अगर AgNO3 को एक्सेस में लेंगे तो सिल्वर इस पर एडजॉर्ब होगा और पॉजिटिव सोल मिलेगा। अगर हम AgNO3 में NaCl को एक्सेस में लेंगे तो AgCl तो पहले बनेगा और उस पर क्लोरीन एडजॉर्ब होगा और AgCl डॉट Cl- जो है ये सोल बन के तैयार हो जाएगा। इस वाले तरीके से ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, यहाँ पे AgCl बना, यहाँ भी और यहाँ भी AgCl बन गया और इसका रिएक्शन AgNO3 से कराएंगे कब, जब ये एक्सेस में हो, और NaCl से कराएंगे जब NaCl एक्सेस में हो। समझ में आ गया है सारा, नोट कर लो। अभी हमने देख लिया प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन।
तो प्रिपरेशन में दो तरीका था, एक डिस्पर्सन का था और दूसरा कंडेंसेशन का था, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया उसको हम प्यूरीफाई कैसे करेंगे। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है इसका। प्यूरिफिकेशन में 3 तरीका होता है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस में क्या करते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रख लेते हैं और बाहर में डीएम होता है। सपोज करो डीएम हमारा वाटर है, तो इसमें रखने के बाद बहुत ही हाई वेलोसिटी में वाटर को यहाँ से पास कराया जाता है। वाटर क्या करेगा कि यहाँ से जो भी इम्प्योरिटी है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकालते हुए इधर निकल जाएगा। वाटर इम्प्योरिटी जो है यहाँ से घुसेगा और यहाँ से निकलता जाएगा, और जो भी ऐसा इम्प्योरिटी है जिसको हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस सेम वही चीज़ है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्प्योरिटी को हटाते हैं। मान लो कोई ऐसा ये आयन है जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो हम इधर से पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इधर से नेगेटिव चार्ज दे दिए, नोड हो गया, कैथोड हो गया, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्प्योरिटी है वो या तो इस पर जमा हो जाएगा चाहे इस पर जमा हो जाएगा, और साथ में हम डायलिसिस भी करा रहे हैं तो उससे बाहर भी निकल जाएगा बहुत सारा इम्प्योरिटी। तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस फिल्टर करना होता है। तो बहुत ही हाई इफिशियंसी का फिल्टर वगैरह इस्तेमाल करा जाता है, और ऊपर से प्रेशर भी तुम लगा सकते हो चाहो तो, जिससे कि हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से फिल्टर हो जाए, और इस तरह से हम प्यूरीफाई कर लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को। तो इसको नोट करो। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखते हैं उसको, पहले इसको नोट करो। अब आ गए हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पास प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़े होंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बिकॉज कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें कोलॉइडल पार्टिकल है, तो ये एक सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। अगर सोल्यूशन बन के तैयार हो गया तो इसमें जितना भी हमने कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था वो सारा एप्लीकेबल होगा। बिकॉज कि कोलॉइडल पार्टिकल बड़े साइज़ का होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो उसका मोलैलिटी चाहे मोल फ्रैक्शन कम होगा, और अगर मोलैलिटी कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू जो है इसमें हाई नहीं होता है। RLBP, रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर आएगा तो ज़रूर, लेकिन कोई खास नहीं आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कमेगा लेकिन कम से कमेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन वो थोड़े से बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी थोड़े से बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेना हाई मॉलिक्यूलर वेट हेंस लेस नंबर ऑफ मोल्स, और जितना कम मोल होगा उतना ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, और जितना कम नंबर ऑफ पार्टिकल होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही लेस प्रोमिनेंट होगा, है ना, लेस वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आ गया समझ में? दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बस एक ही पढ़ना होता है, ब्राउनियन मोशन। जो कोलॉइडल पार्टिकल रहता है वो ब्राउनियन मोशन में रहता है। ब्राउनियन मोशन अराइज कैसे होता है? तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो डीएम से टकराता है, डिस्पर्सन मीडियम जो है उससे टकराता है ना। इट अराइजेज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू दी डीएम। तो डीएम से टकरा कर जिग जैग मोशन में रहता है, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो कॉमन सेंस लगाओ सॉरी मॉलिक्यूल आसानी से मूव कैसे करेगा? पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा उसका मूवमेंट उतना आसान नहीं होगा, पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा ब्राउनियन मोशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो याद रखना, ब्राउनियन मोशन पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तब ये ज़्यादा होगा। अगर विस्कोसिटी बहुत हाई है, अगर सोल्यूशन का विस्कोसिटी हाई है तो फिर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से, लिक्विड जो है ना उसमें मूव करना बहुत मुश्किल होगा, तो उस केस में ब्राउनियन मोशन कम होगा। कहने का मतलब विस्कोसिटी अगर कम है तब ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा। अगर मान लो तुम वाटर लेते हो और साथ में ऑयल लेते हो, तो ऑयल का नॉर्मली विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, तो ऑयल में ब्राउनियन मोशन कम होगा, वाटर में ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा। और ब्राउनियन मोशन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, जितना हाई टेम्परेचर रखोगे मॉलिक्यूल का, है ना, जिग जैग मोशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही प्रोमिनेंट होगा। ये भी आ गया समझ में। 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम अलग से देखेंगे, बस अब ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं। एक होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें हम चार्ज वगैरह के बारे में पता करते हैं, चाहे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से नोट करो। हम चलते हैं इसके आगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट में। देखो बच्चों, तीसरा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब तुम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट यानी कि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे, तो हम पाते हैं कि जो भी लाइट का पाथ है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में विजिबल हो जाता है, और विजिबल होकर एक कोन बनाता है, उस कोन को हम बोलते हैं टिंडल कोन। आया समझ में? घटना क्यों घटती है? जो ये जो भी लाइट है ये होता क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल से टकराता है,
टकराने के बाद इस लाइट का एक हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा जब रिलीज़ होता है तो उसी को हम स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लाइट आया वो डीपी पार्टिकल से जब स्कैटर होता है और मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होता है वो राइट एंगल पे होता है। कहने का मतलब अगर इसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से तो हम लोग इसको राइट एंगल से ऑब्जर्व करते हैं, टिंडल कोण को राइट एंगल से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पढ़ लो एक बार। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल व्हेन व्यूड एट राइट एंगल, है ना, टू द बीम ऑफ द लाइट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। कब? जब हम उसको राइट एंगल से देखते हैं तब। और जो पाथ होता है उसके द्वारा एक कोण बनता है, उस कोण को टिंडल कोण बोलते हैं और इस घटना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये? ड्यू टू ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये टिंडल कोण का बनना तभी पॉसिबल है जब डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा से वैरी करें। अगर दोनों कंपरेबल है तो उस केस में टिंडल इफेक्ट होने वाला नहीं है। और डीपी और डीएम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा से वैरी करता है लायोफोबिक कोलॉइड में। यही रीज़न है कि टिंडल इफेक्ट लायोफिलिक कोलॉइड नहीं दिखाता है, केवल लायोफोबिक कोलॉइड दिखाता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डीपी एंड डीएम मस्ट हैव लार्ज डिफरेंस, दिस इज पॉसिबल इन लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डायमीटर जो है डीपी का, जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है उसका डायमीटर जो है वो वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत छोटा है तो चलेगा। अगर उसका डायमीटर जो हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वेवलेंथ से बहुत ही छोटा है तब वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, चाहे लायोफिलिक कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, और उस केस में स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होता है। और स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हमको टिंडल कोण भी मिलने वाला नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे 3 पॉइंट। पहला, टिंडल कोण स्कैटरिंग की वजह से बनता है। दूसरा पॉइंट, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल जो है उसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। डन। और तीसरा, डीपी और डीएम जो है उसके साइज़ में अच्छा खासा का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नोट करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल इससे। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, तो एक तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, अगर डीपी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो डीएम पे पॉजिटिव चार्ज, डीपी पे पॉजिटिव होगा तो डीएम पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल होता है। चार्ज पता करने का 2 तरीका होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। डीपी पे कौन सा चार्ज है चाहे डीएम पे कौन सा चार्ज है, ये पता करने का 2 तरीका, इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को पहले कैटेफोरेसिस ही बोलते थे, अब हम इसको कैटेफोरेसिस, एनाफोरेसिस दोनों बोलते हैं। समझाते हैं ऐसा क्यों। इसमें होता क्या है कि एक यू ट्यूब में तुम कोलॉइडल सॉल्यूशन को रख लो और उसके बाद दोनों साइड से तुम पोलैरिटी दो। ये हमारा एनोड हो गया और इस साइड कैथोड हो गया। जैसे ही तुम एनोड चाहे कैथोड को यहाँ पे रखोगे तो अगर डीपी पे जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सारा का सारा एनोड की ओर भागेगा और इस पे जाकर प्रेसिपिटेट कर जाएगा एनोड पे, चाहे कोगुलेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेशन डीपी का ही कोगुलेशन कहलाता है। तो जाके एनोड पे कोगुलेट कर जाएगा चाहे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो अगर तुम नोटिस करते हो कि जो हमारा डीपी है वो एनोड की ओर भागा, एनोड पे चला गया, तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि जो डीपी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर डीपी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो डीएम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि प्रेसिपिटेशन एनोड पे हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एनाफोरेसिस। आया समझ में कब बोलते हैं एनाफोरेसिस? दूसरा केस, अगर तुम ये पाते हो कि जितना भी डीपी है वो जाकर कैथोड पे जमा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो डीपी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर डीपी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डीएम पे नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज कि कैथोड पे कोगुलेशन हो रहा है, कैथोड पे जमा हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कैटेफोरेसिस। अब सुनो, जिस समय है ना पुराने टाइम में जितना भी कोलॉइडल सॉल्यूशन था वो नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता था। यही रीज़न था कि पहले इसका नाम था कैटेफोरेसिस, लेकिन बाद में हर तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला तो बाद में इसका नाम एनाफोरेसिस भी हो गया। याद रखना, अगर कैथोड पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो कैटेफोरेसिस बोलेंगे, अगर एनोड पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो एनाफोरेसिस बोलेंगे। हम एक लिख देते हैं, इफ डीपी प्रेसिपिटेट एट कैथोड, देन अगर कैथोड पे जमा होगा तो डीपी के पास कौन सा चार्ज होगा? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और डीपी उस पे जमा हुआ है, यानी डीपी पे उल्टा चार्ज होगा। तो अगर कैथोड पे जमा हुआ है तो डीपी हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड डीएम हैज़ नेगेटिव चार्ज। समझ गए? और अगर डीपी प्रेसिपिटेट किया कैथोड पे तो इसी घटना को हम बोलते हैं कैटेफोरेसिस।
अगर डीपी एनोड पे जमा होता है तो ये हो जाता है एनाफोरेसिस, अगर एनोड पे जमा होता है तो डीपी पे नेगेटिव चार्ज होता है, डीएम पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, दोनों सेम ही चीज़ है, बस एक डिफरेंस है, इसमें डीपी का मूवमेंट होता है, डीपी जमा होता है, इसमें डीपी नहीं डीएम होता है। रीज़न, जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है तुम उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पहले जमा कर लो। अगर तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रखे हो तो जो यहाँ से डीपी है वो तो बाहर निकल नहीं पाएगा, लेकिन डीएम तो मूव कर सकता है। डीएम जो है वो यहाँ से आराम से मूव कर सकता है। जैसे ही तुम चार्ज देते हो और तुम पाते हो कि डीएम जो है अगर वो एनोड की ओर मूव किया है, अगर वो एनोड की ओर मूव किया है, इसका मतलब कि डीएम पे नेगेटिव चार्ज है और डीएम पे नेगेटिव चार्ज है तो डीपी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। आ गया समझ में? ये हो गया कैथोड। इफ डीएम मूव्स टुवर्ड्स एनोड, अगर डीएम एनोड की ओर मूव करता है पोलैरिटी देने के बाद, देन डीएम हैज़ नेगेटिव चार्ज और डीपी जो है उसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज। आ गया समझ में? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यही था, खत्म हो गया है, नोट कर लो इसको। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोगुलेशन। पहले हम बताए थे कोगुलेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल पार्टिकल इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सोल पार्टिकल है उसके प्रेसिपिटेशन की घटना को हम बोलते हैं कोगुलेशन। अब कोगुलेट कराने के लिए बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है और जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसका अलग अलग कोगुलेटिंग पावर होता है, ठीक है। कोगुलेटिंग पावर को चेक करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कोगुलेशन वैल्यू। ये क्या होता है? तो 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो भी सोल पार्टिकल है उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ मिलीमोल इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन वैल्यू। डेफिनेशन देख लो, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू कोगुलेट, नीडेड का मतलब कम से कम, टू कोगुलेट सोल पार्टिकल्स इन 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में मौजूद सोल पार्टिकल को कोगुलेट करने के लिए मिनिमम जितना इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा उसे हम बोलेंगे कोगुलेशन वैल्यू। कहने का मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कोगुलेशन वैल्यू को मिलीमोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो फॉर एग्जांपल इफ NaCl हैज़ कोगुलेशन वैल्यू ऑफ 51 है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा 51 मिलीमोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ फॉर 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन 51 millimole of NaCl is added to coagulate सोल पार्टिकल्स। इसका ये मतलब हुआ। तो कोगुलेशन वैल्यू होगा क्या? कोगुलेशन वैल्यू बराबर हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। कोगुलेशन वैल्यू बराबर हो जाएगा मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड कोगुलेट कराने के लिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, मिलीमोल पर लीटर में आ जाएगा। अब देखो जितना बढ़िया कोगुलेटिंग एजेंट होगा उसका कोगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा, और अगर कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगा तो बहुत ही कम ऐड करोगे तो भी वो प्रेसिपिटेट करा देगा। जितना बढ़िया होगा जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उसका अगर कोगुलेट कराने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो उसका मिलीमोल बहुत ही कम नीडेड होगा। यानी कि हम ये कमेंट कर सकते हैं कि कोगुलेशन पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई कोगुलेशन वैल्यू, है ना। कोगुलेशन वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोगुलेशन पावर, कोगुलेटिंग पावर चाहे कोगुलेशन पावर जो होगा, ठीक है। नोट करो इसको। कोगुलेशन पावर जो है ऑलरेडी देख लिए कि कोगुलेशन वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी भी आयन का कोगुलेशन पावर जो है वो हार्डी-स्कल्ज रूल से आता है। ये रूल क्या है? 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है कि पॉजिटिव सोल को अगर प्रेसिपिटेट कराना है तो तुम नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे, नेगेटिव सोल को अगर प्रेसिपिटेट कराना है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे। तो ये हो गया कि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर यूज्ड टू प्रेसिपिटेट एनी सोल पार्टिकल। जो भी सोल पार्टिकल है
उसके अपोजिट आयन को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेसिपिटेट कराने के लिए। और दूसरा पॉइंट होता है कि जितना ज़्यादा बैलेंसी होगा, कॉमन सेंस लगाओ, जितना ज़्यादा बैलेंसी होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना आसानी से कोगुलेट करा देगा। हायर दी वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट, चाहे यूँ बोलो कि एक्टिव आयन इन कोगुलेटिंग एजेंट। एक्टिव आयन का मतलब कोगुलेटिंग एजेंट में दोनों आयन है, लेकिन उसमें से वही आयन होगा जो प्रेसिपिटेट करा रहा होगा, जो कि सोल के अपोजिट चार्ज वाला होगा, तो उसे हम एक्टिव आयन बोल रहे हैं। अभी समझाते हैं इसको। हायर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन इन कोगुलेटिंग एजेंट, हायर विल बी कोगुलेटिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या बोल रहा है, टू प्रेसिपिटेट नेगेटिव सोल पार्टिकल। अगर मान लो आपको नेगेटिव सोल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कराना है, कोलोइडल सॉल्यूशन में नेगेटिव सोल पार्टिकल है, तो उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए आप पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करोगे। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज वाला 3 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, Al3+, Ca2+ और Na+। तो हार्डी-स्कल्ज रूल बोलता है कि जितना हाई चार्ज होगा उतना ही कोगुलेटिंग पावर उसका ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर आपको प्रेसिपिटेट कराना है पॉजिटिव सोल पार्टिकल, तो हम लोग PO4 3- SO4 2- और Cl- को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है। एक और चीज़ देख सकते हो वैसे, फॉर एग्जांपल देखो, एक और देखते हैं। मान लो सवाल हम दे रहे हैं, टू प्रेसिपिटेट FeOH3 in FeCl3, AlCl3 MgSO4 Na3PO4 आर यूज्ड। तो आपको बताना है इन तीनों के कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पे आयन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, याद करो FeOH3 का सोल क्या बनता था, कुछ देर पहले पेप्टाइजेशन में बताए थे। तो यहाँ पे सोल बनेगा FeOH3.Fe3+, यानी कि पॉजिटिव सोल बना। तो अगर पॉजिटिव सोल बना तो तुम यहाँ से नेगेटिव आयन को लोगे। तो यहाँ से देखो तो नेगेटिव आयन कौन कौन सा है, नेगेटिव आयन का मतलब हो गया Cl- और कौन हुआ SO4 2- और हो गया PO4 3-। ठीक है। तो PO4 3- का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सल्फेट का होगा, फिर क्लोरीन का होगा। कहने का मतलब इस सोल को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हम केटायन का कोगुलेटिंग पावर कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि एनायन का कंपेयर करेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, PO4 3-, यानी सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर Na3PO4 का हो गया, उसके बाद MgSO4 का हो गया, और उसके बाद AlCl3 का हो गया। ये किस चीज़ का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, कोगुलेटिंग पावर का। अब आ गया होगा समझ में। अगर तुमसे पूछेगा कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर बताओ, तो हम इसी का उल्टा कर देंगे, क्योंकि जितना पावर ज़्यादा होता है कोगुलेशन वैल्यू उतना ही कम होता है। तो इन शॉर्ट क्या सीखे, पहले ये पता करो कौन सा सोल बनेगा। एक बार ये पता चल गया कौन सा सोल बनेगा, तो उसके अपोजिट आयन का कोगुलेटिंग पावर तुम निकालोगे, क्योंकि इसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमको अपोजिट आयन चाहिए। ठीक है। तो ये कोगुलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, है ना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछता है। हायर द चार्ज हायर विल बी कोगुलेटिंग पावर। ठीक है, नोट कर लो पूरा। देखो बच्चों, ये 2 सवाल हम लोग देख रहे हैं कोगुलेशन से रिलेटेड। पहले में कह रहा है कि फॉर जस्ट कोगुलेशन ऑफ 250 ml ऑफ इतना FeOH3 सोल 2 ml ऑफ 1 मोलर Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। तो बोल रहा है व्हाट इज द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ Na2SO4। तो कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे, मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर। बस वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो गया है। मिलीमोल कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी गुना मिलीलीटर, यानी 2 × 1, ये मिलीमोल आ गया। वॉल्यूम कोलोइडल सॉल्यूशन का तो 250 ml दिया है, इसको लीटर में चेंज कर दो, तो 250 को 1000 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ गया 8 के बराबर। इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, 250 ml में प्रेसिपिटेशन कराने के लिए 2 मिलीमोल चाहिए, तो 1000 में कितना चाहिए होगा, 8 मिलीमोल चाहिए होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 250 को 2 चाहिए, ऐसे कर लो,
250 मिलीलीटर में प्रेसिपिटेट कराने के लिए 2 मिलीमोल चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। तो कोगुलेशन वैल्यू डिफाइन होता है 1000 के लिए, तो 1000 के लिए निकाल लो। तो 2/250 गुना 1000 करोगे तो 8 आ गया। हो गया ये। अगला देखो, इसमें कह रहा है कि MgSO4 जब हम ऐड करते हैं AS2S3 में तो उसका कोगुलेशन वैल्यू दिया हुआ है 3.33। कोगुलेशन वैल्यू चाहे फ्लोकुलेशन वैल्यू सेम चीज़ होता है, 3.33 दिया हुआ है। तो कह रहा है MgSO4 का कितना मिलीग्राम नीडेड होगा जब हम 20 ml में प्रेसिपिटेशन कराएंगे। तो एक बात बता, कोगुलेशन वैल्यू डिफाइन कितने में होता है? 1000 ml में, यानी 1000 ml को प्रेसिपिटेट कराने के लिए 3.33 मिलीमोल चाहिए। तो 20 ml को कितना चाहिए? नहीं निकल जाएगा, तो कॉमन सेंस से निकल जाएगा। 1000 ml कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट कराने के लिए 3.33, जिसको तुम चाहो तो 10/3 भी लिख सकते हो, मिलीमोल चाहिए MgSO4 का। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 ml में कितना चाहिए, तो इसको सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल लो। 20 ml में 10/3 डिवाइडेड बाई 1000 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मिलीमोल आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है मिलीग्राम ऑफ MgSO4, हमसे मिलीग्राम पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मास ऑफ MgSO4 बराबर, तो कितना मिलीमोल आया? 10 गुना 20 डिवाइडेड बाई 3 गुना 1000, और इसको इसके मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मोलर मास SO4 का 96 और ये हो जाएगा 24, यानी 120 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिकॉज कि ये मिलीमोल है, तो मिलीमोल को अगर मोलर मास से गुना करोगे तो मिलीग्राम में मास आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 3 0 निपट गया, 3 से 24 8 बार में कट गया, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये 2 सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल यूनिटरी मेथड का, नोट कर लो। देखो बच्चों, लायोफोबिक कोलोइड में अगर तुम कोगुलेटिंग एजेंट डालते हो तो वो कोगुलेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। कभी कभी नहीं भी ऐड करोगे, थोड़ा बहुत भी ऐड कर दोगे, चाहे शेक भी कर दोगे, तो भी वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो ऐसे लायोफोबिक कोलोइड को के सोल को प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए हम बाहर से कुछ लायोफिलिक कोलोइड ऐड करते हैं, और ये जो बाहर से लायोफिलिक कोलोइड ऐड होता है इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड, ठीक है। क्या होता है? टू प्रोटेक्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, सम लायोफिलिक कोलोइड मे ऑल्सो बी एडेड इन द कोलोइडल सोल्यूशन। दीज कोलोइड्स जो हम ऐड किए हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड। होता क्या है? जो प्रोटेक्टिव कोलोइड है जिसको हमने ऐड किया लायोफोबिक में, तो वो लायोफोबिक पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, और अगर उसके चारों तरफ लेयर बना दिया तो अभी जो हम पिछला पढ़ रहे थे कोगुलेशन वाला, उसमें अगर तुम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो उस लेयर की वजह से वो लायोफोबिक सोल के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, और कांटेक्ट में नहीं आएगा तो प्रेसिपिटेट भी नहीं करा पाएगा। पार्टिकल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड गेट्स एब्जॉर्ब्ड, जो भी आपने कोलोइड ऐड करा है बाहर से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ऑन दी पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक कोलोइड, है ना। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब हो जाता है लायोफोबिक कोलोइड के सरफेस पे, फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट। द प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द कोगुलेटिंग आयन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ लायोफोबिक कोलोइड। आ गया समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो लायोफिलिक कोलोइड ही प्रोटेक्टिव कोलोइड होता है, तो जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, और भी बहुत सा लायोफिलिक कोलोइड हो सकता है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड। अब देखो, प्रोटेक्टिव कोलोइड जितना बढ़िया होगा उतना ही उसका कम मात्रा ऐड करोगे और वो कोगुलेशन नहीं होने देगा। तो जो तुम अमाउंट ऐड करते हो प्रोटेक्टिव कोलोइड का, उस अमाउंट से रिलेटेड एक नंबर होता है गोल्ड नंबर, है ना। गोल्ड नंबर इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल, ठीक है। गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना ही बढ़िया प्रोटेक्टिव एजेंट होगा हमारा, उतना ही बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलोइड होगा। जितना बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलोइड लोगे उसका गोल्ड नंबर कम होगा, क्योंकि उसका कम मात्रा ऐड करना पड़ेगा। गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्या होता है अभी हम बताते हैं, पहले आप लोग इसको नोट करिए। देखो बच्चों, गोल्ड नंबर होता क्या है? किसी भी प्रोटेक्टिव कोलोइड का गोल्ड नंबर उसका वह मिनिमम वेट होता है मिलीग्राम में, उसका वह मिनिमम वेट होता है मिलीग्राम में, जिसको अगर हम ऐड करते हैं ये गोल्ड सोल में, जिसको अगर हम ऐड करते हैं गोल्ड सोल में तो वो प्रेसिपिटेशन नहीं होने देगा। कब? जब हम उस गोल्ड सोल में 1 ml ऑफ 10% NaCl ऐड करते हैं। फिर से समझाते हैं, मान लो गोल्ड सोल है तुम्हारे पास, अगर तुम उसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl ऐड किए, 10% NaCl का मतलब ये हुआ कि 10% वेट बाई वेट, 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम NaCl होगा। इस सोल्यूशन का अगर 1 ml तुम गोल्ड सोल में ऐड करोगे तो कोगुलेशन हो जाता है। इस कोगुलेशन को रोकने के लिए
इस कोगुलेशन को रोकने के लिए तुम प्रोटेक्टिव क्लोराइड का जितना मिलीग्राम इस्तेमाल करते हो उसी को हम उस प्रोटेक्टिव क्लोराइड का गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि प्रोटेक्टिव क्लोराइड जितना बढ़िया होगा उसका उतना ही कम अमाउंट ऐड करोगे, है ना। कहने का मतलब स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज प्रोटेक्टिव एक्शन। गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना ही कम मात्रा ऐड करने से कोगुलेशन को वो रोक देगा, और कम मात्रा ऐड करने से ही कोगुलेशन को रोक रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्टिव क्लोराइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब कुछ खत्म हो गया क्लोराइडल सॉल्यूशन का पार्ट। छोटा सा और हिस्सा बचा हुआ है इमल्जन का, तो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग इमल्जन को देखते हैं। देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा इमल्जन। इमल्जन किसको बोलते हैं? जब डीपी और डीएम दोनों लिक्विड फेज में रहता है उसी को हम इमल्जन बोलते हैं। नॉर्मली डीपी और डीएम इमिसिएबल लिक्विड होता है, आसानी से पूरा अच्छे से मिक्स नहीं करता है, तो क्लोराइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि अच्छे से मिक्स कर जाता है तब तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप को O/W भी बोलते हैं, और वाटर इन ऑयल को ऐसे भी हम लिखते हैं, W/O करके भी लिखते हैं। नाम से ही क्लियर है, ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर हमारा मीडियम होगा और ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेस होगा। अगर वाटर इन ऑयल कर रहे हो तो ऑयल जो होगा वो डीएम हो जाएगा और वाटर जो है हमारा वो डीपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो बस क्लासिफिकेशन हो गया, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। और ये इसमें पढ़ना होता है कि हम इमल्जन को पता कैसे करते हैं कि वो कौन सा टाइप है, वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ इमल्जन कैसे पता करेंगे? तो पहला तरीका होता है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में क्या करते हैं कि ऑयल सॉल्युबल डाई हम ऐड करते हैं। ऑयल सॉल्युबल डाई, डाई का मतलब कलर, इज एडेड इन द सॉल्यूशन। ऑयल सॉल्युबल डाई अगर ऐड करोगे तो ये ऑयल में मिक्स हो जाएगा और ऑयल को कलर कर देगा। तो अगर मान लो तुम डाई टेस्ट करते हो, ऑयल सॉल्युबल डाई को अगर तुम सॉल्यूशन में ऐड करते हो और तुम नोटिस करते हो कि पूरा सॉल्यूशन ही कलरफुल हो गया, इसका मतलब कि ऑयल ज़्यादा मात्रा में था, ऑयल मीडियम था, है ना। इफ़ सॉल्यूशन, चाहे कोलोइडल सॉल्यूशन लिखो, इफ़ कोलोइडल सॉल्यूशन बिकम्स कलरफुल, इट इज़, पूरा सॉल्यूशन ही कलरफुल हो गया, यानी कि ऑयल हमारा मीडियम है, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा? वाटर इन ऑयल टाइप। लेकिन अगर तुम पाते हो कि सॉल्यूशन में कलर नहीं आया है, कहीं कहीं पे तुमको कलर दिख रहा है, इसका मतलब कि ऑयल जो है वो कहीं कहीं पे पानी में ट्रैप्ड है, तो ये वाटर इन ऑयल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ सॉल्यूशन हैज़ सम कलरफुल बबल, चाहे सेक्शन लिख सकते हो, सेक्शन, then it is oil in water type। सिंपल सी बात है, डाई जो है वो ऑयल में सोल्यूबल हो रहा है, अगर पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो गया तो ऑयल मीडियम है, अगर पूरा सॉल्यूशन कलरफुल नहीं हुआ तो ऑयल हमारा फेस है, वाटर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक और टेस्ट होता है बताते हैं। देखो दूसरा होता है डाइल्यूशन टेस्ट। तो ये बहुत ही आसान है। मान लो कोई भी इमल्जन है, उसमें तुमने ऑयल ऐड कर दिया, अगर ऑयल तुम ऐड किए हो और ऑयल ही मीडियम है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, है ना। लेकिन अगर ऑयल हमारा कम मात्रा में है तो ये सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। मान लो पानी में तेल मिक्स है और तुम उसमें पानी ऐड करते हो, समझ लो, तो पानी ऐड करोगे तो सीधे सीधे पानी जो चारों तरफ है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तेल बहुत ज़्यादा है, पानी का कहीं कहीं पे बबल है और तुम उसमें पानी ऐड करोगे तो तुम नया बबल ऐड करोगे, टोटल वॉल्यूम चेंज करने वाला नहीं है। तो अगर तुम सपोज करो हम पानी नहीं ऐड करके ऑयल ऐड करते हैं, तो एक लाइन पे देखो, इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डाइल्यूशन तभी होगा जब तुम डिस्पर्सन मीडियम को ऐड करोगे। अगर डिस्पर्सन फेस को ऐड करोगे, डिस्पर्स फेस को अगर ऐड करोगे तो एक सेपरेट लेयर का बस फॉर्मेशन होगा। इफ ऑयल इज एडेड, सपोज करो हम ऑयल को ऐड कर रहे हैं, ऑयल को ऐड करोगे तो दो केस हो सकता है। केस वन, इफ डाइल्यूशन टेक्स प्लेस, अगर डाइल्यूशन हो गया इसका मतलब कि ऑयल मीडियम है, ऑयल हो जाएगा मीडियम और वाटर जो है वो फेस है, इसका मतलब ये वाटर इन ऑयल टाइप। लेकिन अगर डाइल्यूशन नहीं होता है, एक सेपरेट लेयर बन जाता है, इफ सेपरेट लेयर फॉर्म्स,
अगर सेपरेट लेयर बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑयल है ना, वो डीपी है, तभी तो उसका सेपरेट लेयर बन गया, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ऑयल इज डीपी एंड वाटर इज डीएम, यानी ये कौन सा हो गया, ये ऑयल इन वाटर टाइप हो गया। तो यही इमल्सन था। तो इस प्रकार से हमारा सरफेस केमिस्ट्री पूरा खत्म होता है। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने एडजॉर्प्शन देखा था, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन देखा। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, एक फेस के बेसिस पे, एक साइज के बेसिस पे, और तीसरा जो था वो डीपी और डीएम के इंटरेक्शन के बेसिस पे था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद भी हमने चार्ज के बेसिस पे देखा था, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन करने का दो तरीका था, एक डिस्पर्सन का, एक कंडेंसेशन का, है ना, वो भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्यूरिफाई करने का तरीका देखा था। प्यूरिफिकेशन में तीन तरीका आया था, डायलिसिस आया था, इलेक्ट्रोडायलिसिस आया था, और लास्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आया था। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखा। प्रॉपर्टीज में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हमने देखा था जिसमें टिंडल इफेक्ट था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो था उसमें दो चीज हम पढ़े थे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस चाहे एनाफोरेसिस बोलते हैं। तीसरा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होने से मोल कम हो जाता है, और अगर मोल कम हो जाता है तो जो भी RLBP हो गया, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा डी या डेल्टा डी चाहे पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका वैल्यू कुछ खास ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। एक हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ब्राउनियन मोशन आया था। ब्राउनियन मोशन हमने बोला था कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो ब्राउनियन मोशन कम होगा, पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो भी ब्राउनियन मोशन कम होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इतना खत्म हो गया। इसके बाद हमने देखा था कोगुलेशन। कोगुलेशन हमने हार्डी-स्कल्ज रूल देखा था कि बैलेंसी जितना ज़्यादा होगा कोगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। लास्ट में हमने देखा था प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड हमने गोल्ड नंबर पढ़ा था। गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होता है प्रोटेक्टिव पावर जो है उतना कम होता है, गोल्ड नंबर जितना कम होता है प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। शायद वहाँ पे लिखे एक चीज़ लिख देना, गोल्ड नंबर वाले में गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, ये नोट कर लो गोल्ड नंबर वाले में, ठीक है। ये होने के बाद बच्चों हमने इमल्सन पढ़ा। इमल्सन में दो काइंड था, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। और ये पहचानने का तरीका कि कौन सा काइंड है ना, हमने टेस्ट देखा था, टेस्ट ऑफ इमल्सन, और उसमें भी दो तरीका देखा था, एक डाई टेस्ट और दूसरा डाइल्यूशन टेस्ट। बार बार कॉपी पढ़ना, इसी से आएगा सारा का सारा सवाल, और बहुत ही आसान सवाल आएगा, नॉर्मली वो बन ही जाएगा। तो कॉपी रीडिंग मार लोगे 3-4 बार तो तुमको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन।